हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। MPADPO का बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है जिसमें हमने चैप्टर 7A सेक्शन 49B तक कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 जो कि डील करता है डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस से। ये वाला जो चैप्टर है ये कौन से सेक्शन से हमें पढ़ना है? सेक्शन 52, सेक्शन 61A। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 50 डील्स विथ लैंड होल्डर्स एंड अदर्स टू गिव इंफॉर्मेशन। लैंड होल्डर्स और अदर्स जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए बाउंड होंगे। तो चलिए देखिए किस सब्जेक्ट में ये चीज़ बोली जा रही है। वेन एवर एनी इंटॉक्सिकेंट इज मैन्युफैक्चर्ड और कलेक्टेड और एनी hemp plant is cultivated on any land in contravention of this act। अगर किसी ज़मीन पर शराब बनाई जा रही है, कलेक्ट की जा रही है या हेम्प प्लांट भांग की खेती की जा रही है इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, तो एनी ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ सच लैंड एंड एनी एजेंट ऑफ एनी सच ओनर और ऑक्यूपायर, उस लैंड का ओनर या फिर ऑक्यूपायर या फिर कोई एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑल विलेज हेडमैन, विलेज अकाउंटेंट्स, विलेज वॉचमैन एंड all officers employed in the collection of revenue or rent of the land on the part of the government or the court of wards in the villages। गांव के कुछ लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, जैसे कि विलेज हेडमैन गांव का मुखिया, विलेज अकाउंटेंट गांव का लेखा रखने वाला, विलेज वॉचमैन गांव का चौकीदार और वो सरकारी ऑफिसर जो गवर्नमेंट या कोर्ट ऑफ वार्ड्स की तरफ से रेंट या फिर रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं। ठीक है। शेल इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज वी बाउंड टू गिव नोटिस ऑफ द फैक्ट टू अ मजिस्ट्रेट और टू एन ऑफिसर इन द एक्साइज पुलिस ऑफ लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एज सून एज द फैक्ट कम्स टू देयर नॉलेज। अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है तो जैसे ही उन्हें इस बात का पता चले कि किसी भी लैंड पर इंटॉक्सिकेंट मैन्युफैक्चर की जा रही है, कलेक्ट की जा रही है या फिर हेम्प की खेती की जा रही है, भांग की खेती जा रही है इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, वो तुरंत ही किसको इन्फॉर्म करेगा? मजिस्ट्रेट को, एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर को या पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को या फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को। मतलब कि अगर किसी लैंड पर इलीगल शराब या भांग बन रही है तो लैंड का मालिक, टीनेंट, एजेंट, गांव का मुखिया, अकाउंटेंट, चौकीदार और गवर्नमेंट कि रेवेन्यू वसूलने वाले ऑफिसर्स सब पर लीगल ड्यूटी है कि वो तुरंत मजिस्ट्रेट या एक्साइज या पुलिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें। अगर वो ऐसा नहीं करते बिना वैलिड वजह के तो वो खुद गिल्टी माने जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लैंड होल्डर्स की और कुछ और व्यक्तियों की जिनको इन्फॉर्मेशन देना होगा इस बारे में। ठीक है। सेक्शन 51 देखिए। पावर टू एंटर एंड इंस्पेक्ट प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल। अब किसी जगह पर एंटर करने की शक्ति, उसको इंस्पेक्ट करने की शक्ति सेक्शन 51 में दी गई है। किससे दी गई है? द एक्साइज कमिश्नर और अ कलेक्टर और एनी एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक as the state government may by notification prescribe or any police officer duly empowered in that behalf may। किस किस को दी गई है? एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू ऑथराइज करे और एक सर्टेन रैंक से ऊपर हो, या पुलिस ऑफिसर जो काम के लिए ऑथराइज हो। ये लोग ड्यूली एम्पावर्ड हैं किन चीज़ों के लिए? 3 क्लॉजेस दिए गए हैं। Enter and inspect at any time by day or by night any place in which any licensed manufactures or store any intoxicant। इन अथॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो दिन में या रात में किसी भी टाइम उस जगह एंटर कर सकते हैं और उस जगह को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहाँ कोई लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर इंटॉक्सिकेंट जैसे शराब बनाता है या स्टोर करता है। ठीक है। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? Enter and inspect at any time within the house during which sale is permitted and at any other time during which the same be open, any place in which any intoxicant is kept for sight by any person holding a license under this act। क्लॉज बी क्या बोल रहा है? वो लोग उस जगह भी
एंटर कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहाँ एक लाइसेंस्ड पर्सन इंटॉक्सिकेंट सेल के लिए रखता है, जब सेल ऑफिशियली अलाउड आवर्स में हो रही हो और अगर शॉप अदरवाइज ओपन हो तब भी। ठीक है, एंटर कर सकता है या फिर इंस्पेक्ट कर सकता है। Examine accounts and registers and examine, test, measure or weight any material, still, utensils, implement, apparatus or intoxicant found in such place। क्लॉज सी बोल रहा है अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो अकाउंट्स और रजिस्टर चेक कर सकते हैं, साथ ही मटीरियल्स, स्टिल, यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट्स, एपरेटस और इंटॉक्सिकेंट का एग्जामिन, टेस्ट, मेज़र और वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी क्या बात है कि एक्साइज कमिश्नर, कलेक्टर या फिर एक्साइज ऑफिसर एक सर्टेन रैंक का या फिर पुलिस ऑफिसर दिन या रात किसी भी टाइम मैन्युफैक्चरिंग स्टोर प्लेस इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेल वाली जगह जहाँ पर बिकती है शराब, ठीक है, सेल आवर्स के दौरान या जब भी शॉप ओपन हो उसको एंटर कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और अकाउंट्स और रजिस्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेल रिलेटेड मटेरियल टेस्ट, मेजर और वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर दी गई है सेक्शन 51 में। अब आ जाइए सेक्शन 52 में। पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट टू सीज आर्टिकल लाइबल टू कॉन्फिस्केशन एंड टू मेक सर्चेस। ठीक है, यहाँ पर बिना वारंट के शक्ति दी गई है, पावर दी गई है अरेस्ट करने की, किसी आर्टिकल को सीज करने की जो कि कॉन्फिस्केशन के लायबल है, और सर्च करने की। तो क्या बोल रहा है सबसेक्शन 1, एनी एक्साइज ऑफिसर और एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब और सिंगल ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब एंड एनी अदर पर्सन ड्यूली एम्पावर्ड बाय नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो सेक्शन 52 क्या बोल रहा है, कुछ अथॉरिटीज़ को स्पेशल पावर दी गई है, जैसे कि एक्साइज ऑफिसर को, किसी पुलिस ऑफिसर को जो कि एक सर्टेन रैंक का हो, जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब किया जाए। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से एम्पावर किए गए हों, और कोई पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू एम्पावर करे, वो क्या कर सकते हैं, मे अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन found committing an offence punishable under section 23A, 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38A, 40 और 49A। ये अथॉरिटीज़ बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं अगर कोई इंसान लिस्टेड सेक्शन, जैसे कि ये जो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, इनके अंतर्गत ऑफेंस कमिट करते हुए पकड़ा जाए। ठीक है, ये सेक्शंस जो हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ाए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो जाके एक बार चेक कर सकते हैं। क्लॉज बी है, शेल सीज एंड डिटेन एयरी इंटॉक्सिकेंट और अदर आर्टिकल्स विच ही हैज़ रीजन टू बिलीव टू बी लायबल टू कॉन्फिस्केशन अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू एक्सरसाइज रेवेन्यू एंड। अगर ऑफिसर को लगता है कि कोई इंटॉक्सिकेंट या फिर कोई अदर आर्टिकल कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, तो वो उसे सीज और डिटेन करेगा। ठीक है, सीज भी कर सकता है और डिटेन भी कर सकता है। क्लॉज सी, मे डिटेन एंड सर्च एनी पर्सन अपॉन होम एनी वेजल, क्राफ्ट, व्हीकल, एनिमल, पैकेज, रिसेप्टिकल और कवरिंग इन और अपॉन विच ही मे हैव रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट एनी सच आर्टिकल टू बी। ऑफिसर किसी इंसान को भी डिटेन कर सकता है, सर्च कर सकता है, अगर उसके पास रीजनेबल कॉज हो कि उस इंसान के पास या उसके वेसल, गाड़ी, जानवर जिसमें माल ले जाया जा रहा हो, पैकेज या कवरिंग में इलिसिट आर्टिकल हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी डिटेन कर सकता है और सर्च कर सकता है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, व्हेन एनी पर्सन इज एक्यूज्ड और रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग or an offence under this act or
and on demand of such officer refuses to give his name and residence or give a name and residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name and residence may be ascertained. क्या बोल रहा है सबसेक्शन 2? अगर कोई पर्सन एक्ट के ऑफेंस में एक्यूज्ड है या रीजनेबल सस्पिशन है और ऑफिसर के डिमांड करने पर अपना नाम और रेजिडेंस यानी एड्रेस देने से मना कर दे या फिर झूठा नाम दे दे, झूठा एड्रेस दे, तो ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकता है सिर्फ इसलिए कि उसका ट्रू नेम और रेजिडेंस एसर्टेन किया जा सके। सिंपल सी लैंग्वेज में एक बार हम फिर से पढ़ेंगे सेक्शन 52 को कि एक्साइज ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर और कोई और एम्पावर्ड पर्सन के पास पावर है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं अगर कोई लिस्टेड सेक्शंस के अंतर्गत अपराध करते हुए पकड़ा जाए। वो इंटॉक्सिकेंट और रिलेटेड आर्टिकल्स को सीज और डिटेन कर सकते हैं अगर उन्हें शक हो कि किसी व्यक्ति, व्हीकल, पैकेज, एनिमल या वेजल को सर्च और डिटेन कर सकते हैं अगर एक्यूज अपना नाम और एड्रेस गलत बताता है, ठीक है, और ऑफिसर को लगता है कि वो झूठ बोलता है तो उसको अरेस्ट या फिर डिटेन किया जा सकता है। तो ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है ताकि उसका असली नाम और असली एड्रेस जो है वो कंफर्म हो सके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 53 पे। पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू अ वारंट। मजिस्ट्रेट को वारंट इशू करने की शक्ति। If a magistrate, upon information and after such inquiry, if any, as he thinks necessary, has reason to believe that an offence under section 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, 39 or 40 is being or is likely to be committed, he may issue a warrant, ठीक है। जब भी आप ये सेक्शंस पढ़ रहे हैं तो साथ में एक बार इंडेक्स देखते जाइएगा। अगर मजिस्ट्रेट को किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर और अगर ज़रूरत हो तो अपनी इंक्वायरी के बाद रीज़न टू बिलीव हो कि ऑफेंसेस इन सेक्शंस के अंतर्गत हो चुका है या हो रहा है या फिर होने वाला है तो मजिस्ट्रेट एक्शन ले सकता है। क्या एक्शन लेगा? फॉर द सर्च ऑफ एनी प्लेस इन विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी इंटॉक्सिकेंट स्टिल यूटेंसिल, implement apparatus or materials which are used for the commission of such offence or in respect of which such offence has been, is being or is likely to be committed are kept or concealed। तो जो मजिस्ट्रेट है वो वारंट इशू कर सकता है सर्च के लिए अगर उसे लगता है कि किसी जगह पर इंटॉक्सिकेंट, स्टिल, यूटेंसिल्स, इम्प्लीमेंट, एपरेटस या मटीरियल्स जो ऑफेंस कमिट करने में यूज़ हुए हों या यूज़ हो रहे हों या होने वाले हैं उन्हें रखा या फिर छुपाया गया है। और क्लॉज बी बोल रहा है फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन whom he has reason to believe to have been, to be or to be likely to be engaged in the commission of any such offense। मजिस्ट्रेट वारंट इशू कर सकता है अरेस्ट के लिए। किस चीज़ के लिए? अरेस्ट के लिए अगर उसे लगता है कि कोई पर्सन ऑफेंस में इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व होने वाला है तो उसके लिए भी वारंट इशू किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो सिंपल सी बात है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर उसे क्रेडिबल इन्फो या फिर इंक्वायरी के बाद लगता है कि लिस्टेड सेक्शन के ऑफेंसेस हो चुके हैं, हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है उस जगह के लिए जहाँ पर शराब, मशीन, मटेरियल या अपरेटस रखे हुए हैं या फिर छुपाए हुए हैं, ठीक है। और अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है उस पर्सन के लिए जो ऑफेंस में शामिल था या होने वाला है या है, ठीक है। तो क्लॉज ए में है सर्च वारंट और क्लॉज बी में है अरेस्ट वारंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम। सेक्शन 54 डील्स विद पावर टू सर्च विदाउट अ वारंट, बिना वारंट के सर्च करने की शक्ति। Whenever any excise officer not below such rank as the state government may by notification prescribe has reason to believe that an offence under section 34, 35, 36, 36A, 36B, 36C, 37, 38, 38A, section 39 or section 40 has been
is being or is likely to be committed, and that a search warrant cannot be obtained without affording the offender an opportunity of escape or of concealing evidence of the offense he may after recording the grounds of this behalf. सेक्शन 54 क्या बोल रहा है? जब भी एक्साइज ऑफिसर जिसका रैंक स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब करे और उन्हें ये विश्वास करने का कारण हो कि लिस्टेड सेक्शंस के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है या हो चुका है या हो रहा है, और अगर ऑफिसर को लगे कि अगर वो पहले सर्च वारंट लेने जाएगा तो एक्यूज्ड को भागने का मौका मिल जाएगा या वो सबूत छुपा देगा, तो ऐसे अर्जेंट सिचुएशन में ऑफिसर खुद एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑफिसर को अपने रीज़न ग्राउंड्स लिखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है, ठीक है। एट एनी टाइम बाय डे और नाइट एंटर एंड सर्च एनी प्लेस एंड सीज एनीथिंग फाउंड देयरइन which he has reason to believe to be liable to confiscation under this act। ऑफिसर दिन हो या फिर रात, किसी भी टाइम उस जगह में एंटर और सर्च कर सकता है, और जो भी चीज़ उसे लगती है कि कॉन्फिस्केशन के लायबल है इस एक्ट के अंतर्गत, तो उसको सीज कर सकता है। क्लॉज बी, डिटेन एंड सर्च एंड इफ ही थिंक्स प्रॉपर अरेस्ट एनी पर्सन फाउंड इन सच प्लेस whom he has reason to believe to be guilty of such offense as aforesaid। ऑफिसर उस जगह पर मिलने वाले इंसान को डिटेन और सर्च कर सकता है, अगर ज़रूरी लगे तो अरेस्ट भी कर सकता है, अगर उसे रीज़न टू बिलीव हो कि वो इंसान ऑफेंस में गिल्टी है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे, एक्साइज ऑफिसर ऑथोराइज्ड रैंक का जो कौन करेगा, प्रिस्क्राइब स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बिना वारंट के सर्च कर सकता है अगर उसे लगता है कि लिस्टेड सेक्शन के अंतर्गत कोई अपराध है, हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, और अगर वारंट लेने में डिले होगा तो एक्यूज क्या करेगा, भाग जाएगा या फिर सबूत को छुपा देगा। लेकिन ऑफिसर को अपने ग्राउंड्स ऑफ बिलीफ रिकॉर्ड करने होंगे। उसके बाद ऑफिसर क्या कर सकता है, दिन या रात कभी भी किसी भी वक्त उस जगह एंटर करके सर्च और सीजर कर सकता है, और पर्सन को डिटेन कर सकता है, सर्च और अगर ज़रूरत हो तो अरेस्ट भी कर सकता है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 54A पे, जो कि डील करता है अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन और असॉल्ट। ऑब्स्ट्रक्शन या फिर असॉल्ट के लिए विदाउट वारंट अरेस्ट करना। Any excise officer not below such rank as the state government may by notification specify may arrest without warrant any person who obstruct or assault him in the execution of his duty under this act। तो क्या बोल रहा है सेक्शन 54A, सिर्फ वही एक्साइज ऑफिसर जिसका रैंक जो है वो स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, उस व्यक्ति को बिना वारंट के जो एक्साइज ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करते वक्त ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी कि रोकता है, उसमें बाधा डालता है या फिर हमला करता है, असॉल्ट करता है, तो ऑफिसर उस पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। प्रोविज़ो क्या है यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट एवरी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडमिटेड टू बेल बाय द पर्सन अरेस्टिंग इफ सफिशिएंट बेल बी टेंडर्ड फॉर हिज अपीयरेंस before a magistrate or before a police or excise officer as the case may be। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है, जो पर्सन अरेस्ट किया गया है उसे बेल मिल जाएगी तुरंत अगर वो सफिशिएंट बेल फर्निश करे। बेल लेने के बाद उससे मजिस्ट्रेट या पुलिस एक्साइज ऑफिसर के सामने प्रेजेंट होना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक्साइज ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करते वक्त उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, असॉल्ट करता है, तो ऑफिसर से बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्टेड पर्सन को तुरंत बेल मिल जाएगी, उसको तुरंत बेल का राइट है अगर वो प्रॉपर बेल बॉन्ड दे। उसके बाद उससे मजिस्ट्रेट या पुलिस या एक्साइज ऑफिसर के सामने अपीयर करना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 55 पे, जो कि डील करता है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर्स इन मैटर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के मैटर में एक्साइज ऑफिसर की शक्ति। एनी एक्साइज ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एंड within such specified area as the state government may by notification prescribe may as regards offense under section 34, 35, 36, 36, 36A, 38A, 39, 40 and section 40A exercise the powers
conferred on an officer in charge of a police station by the provision of chapter 12 of CRPC। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू डिसाइड करेगी कि कौन से रैंक का एक्साइज ऑफिसर कौन से एरिया में काम करेगा। ये ऑफिसर उन्हीं ऑफेंसेस का केस में एक्शन ले सकते हैं जो इन सेक्शंस में दिए गए हैं। मतलब कि एक्साइज ऑफिसर को वही पावर्स मिलेंगी जो एक पुलिस स्टेशन के यानी कि SHO को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को CRPC चैप्टर 12 में होती हैं। चैप्टर 12 CRPC का किससे डील करता है? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस and their power to investigate। ठीक है, और BNSS में कौन से चैप्टर में दिया है ये चीज़? चैप्टर 13 में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोविज़ो क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड दैट एनी सच पावर shall be subject to such restriction and modification if any the state government may by rule prescribe। लेकिन ये पावर्स लिमिटेड भी हो सकती हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बनाकर उन पर रिस्ट्रिक्शन या फिर चेंजेस लगा सकती है। सबसेक्शन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 156 ऑफ द सैड कोड द एरिया इन रिगार्ड to which an excise officer is empowered under subsection 1 shall be deemed to be a police station and such officer shall be deemed to be the officer in charge to the station। तो सबसेक्शन 2 बोल रहा है CRPC का सेक्शन 156 किससे डील कर रहा है? पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, और अगर हम बात करें BNSS की तो ये दिया है हमें सेक्शन 175 में। तो सेक्शन 175 के पर्पज़ के लिए मतलब पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस के पर्पस के लिए जिस एरिया में एक्साइज ऑफिसर को पावर दी गई है सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, उस एरिया को लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से पुलिस स्टेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पुलिस स्टेशन माना जाएगा। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? एनी सच ऑफिसर स्पेशली पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट में विदाउट रेफरेंस टू अ मजिस्ट्रेट एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम इन राइटिंग स्टॉप फर्दर प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन कंसर्न्ड और सपोज्ड टू बी कंसर्न्ड इन एनी ऑफिसर अगेंस्ट दिस एक्ट विच ही हैज़ इन्वेस्टिगेटेड और विद मे हैव बीन रिपोर्टेड टू हिम। सबसेक्शन 3 बोल रहा है अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी एक्साइज ऑफिसर को स्पेशल पावर दी हो तो वो बिना मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किए और अपने लिखित रीजंस के साथ किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट चल रही प्रोसीडिंग अगर वो इस एक्ट के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो या सस्पेक्टेड हो उसको रोक सकता है। क्या कर सकता है? प्रोसीडिंग को रोक सकता है। ये पावर उन्हीं केसेस में होगी जो उस ऑफिसर ने खुद इन्वेस्टिगेट किया हो या जो उसके पास रिपोर्ट हुए हों। सिंपल सी लैंग्वेज में हम एक बार समझेंगे सेक्शन 55 को। एक्साइज ऑफिसर को पुलिस जैसी इन्वेस्टिगेशन की पावर दी गई है कुछ स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए जो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। उनका एरिया पुलिस स्टेशन जैसा माना जाएगा और वो ऑफिसर स्टेशन का इंचार्ज होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर दी हो तो वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के केस की प्रोसीडिंग को रोक भी सकता है। ठीक है, अब आ जाइए सेक्शन 56 पे जो कि डील करता है रिपोर्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट। If on an investigation by an excise officer empowered under subsection 1 of section 55, it appears that there is sufficient evidence to justify the prosecution of the accused, the investigating officer, unless he proceeds under subsection 3 of section 55 of shall submit a report which shall of the purpose of section 190 of CRPC be deemed to be a public report, police report, to a judicial magistrate having jurisdiction to inquire into or try the case and empowered to take cognizance of offences on police reports। सेक्शन 56 कह रहा है अगर कोई एक्साइज ऑफिसर जिसको सेक्शन 55 के सबसेक्शन 1 में पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में ये लगता है कि एक्यूज के अगेंस्ट
प्रोसिक्यूशन के लिए काफ़ी एविडेंस है, तब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर वो सेक्शन 55 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत केस को क्लोज करने का फैसला नहीं करता तो उसको क्या करना होगा, उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी जो सीआरपीसी के सेक्शन 190 के पर्पस के लिए पुलिस रिपोर्ट मानी जाएगी। सेक्शन 190 किससे डील करता है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। और ये हमें बीएनएस में कहाँ दिया है, कौन से सेक्शन में? बीएनएसएस में सेक्शन 210। मतलब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी एंड अंडर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, बी डीम टू बी अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब एक्साइज ऑफिसर की रिपोर्ट को पुलिस रिपोर्ट माना जाएगा और वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी जिसके पास जुरिस्डिक्शन है केस की इंक्वायरी का, केस के ट्रायल करने का। और मजिस्ट्रेट जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्निजेंस ले सकता है, केस शुरू कर सकता है, उसी को ये रिपोर्ट भेजनी होगी। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें सेक्शन 56, तो अगर एक्साइज ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करके प्रूफ पता है कि एक्यूज के अगेंस्ट केस बन सकता है तो वो एक रिपोर्ट बनाकर किसको देगा? मजिस्ट्रेट को भेजता है। ये रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट के बराबर मानी जाती है, जैसे नॉर्मली पुलिस चार्जशीट भेजती है, फिर मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट के बेसिस पर केस को स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। ये बोल रहा है सेक्शन 56, ठीक है। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 57 पे, जो कि डील करता है रिपोर्ट बाय एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट। वेयर एनी एक्साइज ऑफिसर बिलो द रैंक और कलेक्टर makes any arrest, seizure or search under this act, he shall within 24 hours thereafter make a full report, यहाँ पर क्या है, full report of all the particulars of the arrest, seizure or search to his immediate official superior and shall, unless bail be accepted under section 59, take or send the person arrested or the thing seized with all convenient dispatch to a judicial magistrate for trial or adjudication। तो सेक्शन 57 क्या बोल रहा है, अगर कोई एक्साइज ऑफिसर जो कलेक्टर से लोअर रैंक का है इस एक्ट के अंतर्गत किसी को अरेस्ट करे, किसी चीज़ को सीज करे या सर्च करे तो उसे 24 घंटे, यहाँ पे याद रखिएगा 24 घंटे के अंतर्गत अपने इमीडिएट सीनियर ऑफिसर को एक डिटेल्ड रिपोर्ट देनी होगी जिसमें अरेस्ट, सीजर, सर्च की पूरी डिटेल्स लिखी हों। और अगर सेक्शन 59 के अंतर्गत बेल एक्सेप्ट नहीं की गई है तो उसे जल्दी से जल्दी विदाउट अननेसेसरी डिले अरेस्टेड पर्सन या सीज्ड प्रॉपर्टी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा ताकि मजिस्ट्रेट ट्रायल या एडजुडिकेशन कर सके। सिंपल सी बात है, अगर एक एक्साइज ऑफिसर जो कि कलेक्टर से नीचे रैंक वाला है वो अरेस्ट, सर्च और सीजर करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है अपने सीनियर ऑफिसर को। अगर बेल नहीं हुई हो तो अरेस्टेड पर्सन या सीज चीज़ को सीधा किसके पास? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है ट्रायल के लिए। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 57A पे, जो कि डील करता है पावर पुलिस टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज्ड आर्टिकल का पुलिस के द्वारा चार्ज लिया जाना। एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल टेक चार्ज ऑफ एंड कीप इन safe custody pending the orders of a magistrate or an excise officer all articles seized under this act which may be delivered to him। पुलिस स्टेशन का इंचार्ज यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को ये ड्यूटी है कि जो भी आर्टिकल या माल या सामान इस एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है और उसके पास डिलीवर किए गए हैं तो वो उन्हें सेफ कस्टडी यानी कि सुरक्षित रखे जब तक मजिस्ट्रेट या एक्साइज ऑफिसर का ऑर्डर ना आ जाए। एंड शैल अलाउ एनी एक्साइज ऑफिसर हु मे अकम्पनी सच आर्टिकल टू द पुलिस स्टेशन और हु मे बी डिप्यूटेड फॉर द पर्पस बाय हिज सुपीरियर ऑफिसर टू अफिक्स हिज सील टू सच आर्टिकल्स एंड टू टेक samples of and from them। All samples so taken shall also be sealed with the seal of the officer in charge of police station। पुलिस ऑफिसर को अलाउ करना होगा कि जो एक्साइज ऑफिसर है
उन सीज्ड आर्टिकल के साथ पुलिस स्टेशन आया है या जिसने स्पेसिफिकली उसके सुपीरियर ने डिप्यूटेड किया है, वो अपना सील लगाएंगे। वो क्या करेंगे? अपना सील लगाएंगे और उन आर्टिकल्स के सैंपल्स ले सकते हैं। जो भी सैंपल्स लिए गए हैं उन पर पुलिस स्टेशन और इंचार्ज का भी सील लगाना कंपलसरी है, ताकि उनकी ऑथेंटिसिटी यानी कि असली होने का प्रूफ बना रहे। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ एक्साइज एक्ट के अंतर्गत सीज होती है और पुलिस को दी जाती है तो पुलिस स्टेशन इंचार्ज उसे सेफ कस्टडी में रखेगा मजिस्ट्रेट या एक्साइज ऑफिसर के ऑर्डर तक। एक्साइज ऑफिसर उन पर क्या करेंगे? अपनी सील लगा सकता है और सैंपल ले सकता है। हर सैंपल पर पुलिस इंचार्ज का सील भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 58 डील्स विद अरेस्ट, सर्चेस एटसेट्रा, हाउ टू बी मेड। अरेस्ट और सर्च कैसे किए जाएंगे? सेव एज इन दिस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द प्रोविजंस ऑफ द CRPC relating to arrest, detention in custody, searches, summons, warrant of arrest, search warrant, the production of persons arrested, and the disposal of things seized shall apply as far as may be to all action taken in these respect under this act. सेक्शन 58 क्या बोल रहा है? अगर इस एक्ट में स्पेसिफिकली कुछ और नहीं लिखा है तो CRPC के प्रोविजंस फॉलो होंगे जो रिलेट करते हैं किस चीज़ से? अरेस्ट से, डिटेंशन इन कस्टडी से, सर्चेस से, ठीक है, तलाशी लेना, समन्स, बुलावा भेजना, वारंट ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का आदेश, सर्च वारंट, तलाशी का आदेश, प्रोडक्शन ऑफ पर्सन अरेस्टेड व्यक्ति को कोर्ट में पेश करना, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स, जो चीज़ें जब्त की गई हैं उनका क्या करना है। ये सारे CRPC के रूल्स जितना पॉसिबल हो सके उतने एक्सटेंट तक एक्साइज एक्ट के केस में भी अप्लाई होंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक्साइज एक्ट में कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं दिया है तो CRPC के रूल्स अरेस्ट, सर्च, समन, वारंट, कस्टडी, सीज प्रॉपर्टी के केस में फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 59 पे, जो कि डील करता है सिक्योरिटी फॉर अपीयरेंस इन केस ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट। ऑल ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 59A पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी बेलेबल विद इन द मीनिंग ऑफ CRPC। सेक्शन 59 का सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंसेस हैं सिर्फ सेक्शन 59A को छोड़कर बाकी सभी ऑफेंसेस क्या हैं? बेलेबल हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 59A क्या बोल रहा है। CRPC के अकॉर्डिंग बेलेबल होंगे, मतलब कि नॉर्मली एक्साइज एक्ट के केसेस में बेल मिल जाती है। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट अदरवाइज देन ऑन वारंट बाय अ पर्सन और ऑफिसर who has no authority to release arrested person on bail, he shall be produced before or forward to the nearest excise officer who has authority to release arrested person on bail or the nearest officer in charge of a police station whoever is nearer। तो सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर किसी पर्सन को वारंट के बिना अरेस्ट किया गया है, उस ऑफिसर के पास बेल देने की पावर नहीं है अगर, तो अरेस्टेड पर्सन को तुरंत ही नियरेस्ट एक्साइज ऑफिसर के पास भेजना होगा जिनके पास बेल देने का पावर है, या फिर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इंचार्ज के पास भेजना होगा, जो भी दोनों में ज़्यादा पास हो। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है? वेन एवर एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस एक्ट अदरवाइज देन ऑन अ वारंट इज प्रिपेयर्ड टू गिव बेल एंड इज अरेस्टेड बाय और प्रोड्यूस्ड इन accordance with subsection 2 before an officer who has authority to release arrested persons on bail, he shall be released upon bail or at the discretion of the officer releasing him on his own bond। subsection 3 क्या बोल रहा है? अगर अरेस्टेड पर्सन बेल देने को रेडी है और उसे ऐसे ऑफिसर के सामने लाया गया है जिनके पास बेल देने का अधिकार है, तो उसे बेल पर रिलीज़ किया जा सकता है या ऑफिसर के डिस्क्रिशन पर सिर्फ उसके ओन बॉन्ड यानी कि अपनी पर्सनल गारंटी पर ही रिलीज़ किया जा सकता है। अब देखिए सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 441, 444, 446 एंड 449 ऑफ CRPC shall apply so far as may be in every case in which bail is accepted
और अ बॉन्ड टेकन अंडर दिस सेक्शन। सबसेक्शन 4 बोल रहा है जब बेल एक्सेप्ट की जाती है या बॉन्ड लिया जाता है इस सेक्शन के अंतर्गत तो सीआरपीसी के सेक्शन 441, 444, 446 और 449 के रूल्स अप्लाई होंगे। ये सेक्शंस मेनली बेल, बॉन्ड, श्योरिटी, फॉरफीचर और प्रोसीजर के बारे में हैं। अब देखते हैं कि ये सेक्शंस जो हैं वो किससे डील करते हैं। सेक्शन 441 सीआरपीसी डील करता है बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज से। सेक्शन 444 सीआरपीसी डील करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज से। इसके बाद कौन सा सेक्शन दिया है? सेक्शन 446 सीआरपीसी डील करता है प्रोसीजर व्हेन बॉन्ड हैज़ बीन forfeited, ठीक है। और लास्ट सेक्शन कौन सा दिया है इन्होंने? सेक्शन 449 सीआरपीसी। ये डील करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सीआरपीसी के सेक्शंस। अब यही सेक्शंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ दिए हैं? सेक्शन 441 दिया है 487 में, 444 दिया है 491 में, 446 दिया है सेक्शन 493 में एंड सेक्शन 449 दिया है 497 में, ठीक है। आप लोग अपनी अपनी BRET में यहाँ पर ऊपर लिख लीजिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शंस, ठीक है। क्योंकि आपके अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका क्वेश्चन आता है सीआरपीसी से हो या फिर BNSS से, तो आप लोगों को याद रहेगा, ठीक है। रिकॉल करने में भी आसानी होगी, बार बार आपको सीआरपीसी ओपन नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन 59A पे, जो कि डील करता है सर्टेन ऑफेंसेस अंडर द एक्ट टू बी नॉन बेलेबल, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि नॉन बेलेबल होंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है 59A? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी और सेक्शन 59 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 59 में कुछ भी लिखा हुआ हो या फिर सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन कुछ ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे। जैसे no application for an anticipatory bail shall be entertained by any court in respect of a person accused of an offence punishable under section 49A or in respect of a person not being a person holding a license under the act or rules made thereunder who is accused of an offence covered by clause A or clause B of subsection 1 of section 34 with quantity of liquor found at the time or in the course of detection of such offence exceeding 50 bulk liters। अगर किसी व्यक्ति पर सेक्शन 49A का ऑफेंस जो कि इलिसिट अनफिट लिक्वर से रिलेटेड है, तो उसके लिए एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम ज़मानत की एप्लीकेशन कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। और अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज A और क्लॉज B के ऑफेंस में पकड़ा जाता है और उसके पास 50 बल्क लीटर से ज़्यादा लिक्वर मिलती है, तो उस केस में भी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो उसका एप्लीकेशन नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं याद रखनी है, सेक्शन 49A एंड सेकेंडली सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 क्लॉज A एंड क्लॉज B। नेक्स्ट क्लॉज देखेंगे हम इसका। A person accused of an offence punishable under section 49A or a person not being a person holding a license under the act or rules made thereunder who is accused of an offence covered by clause A or clause B of subsection 1 of section 34 with quantity of liquor found at the time or in the course of detection of such offence exceeding 50 bulk liters shall not be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given opportunity to oppose the application for such release, and in case such an application is opposed by the public prosecutor unless the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence and that he is not likely to commit any offence while on bail। क्या बोल रहा है क्लॉज 2 इसका?
कोई व्यक्ति जो कि एक्यूज्ड है सेक्शन 49 के ए के अंतर्गत या फिर सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और क्लॉज बी के अंतर्गत, ठीक है, और उसके पास 50 बल्क लीटर से ज़्यादा का लिक्विड पाया जाता है, बेल पर या फिर बॉन्ड पर तब तक रिलीज़ नहीं होगा जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका ना दे दिया जाए सुनने का, ठीक है। और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोज करता है तो कोर्ट, और अगर कोर्ट को सेटिस्फाई हो कि एक्यूज़ के गिल्टी होने के चांसेस नहीं हैं और बेल पर रहकर वो कोई नया ऑफेंस कमिट नहीं करने वाला है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है इसमें प्रोविज़ो में, provided that no court shall order for detention of such person in custody during the course of investigation for a total period of 60 days where it relates to an offence covered by clause A or clause B of subsection 1 of section 34 with quantity of liquor found at the time or in the course of detection of the offence under section 49A and on the expiry of such period 60 days or 120 days, 60 days or 120 days as the case may be, and in the event of the report of complaint not being filed the accused shall be released on furnishing bail। प्रोविज़ो क्या कहता है कि अगर ऑफेंस सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी विथ 50 बल्क लीटर या फिर सेक्शन 49A का है तो कोर्ट किसी भी एक्यूज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान 60 दिन या कुछ केसेस में 120 दिन से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रखेगी। अगर 60 दिन या 120 दिन तक चार्जशीट कंप्लेंट फाइल नहीं होती है तो एक्यूज को कंपल्सरीली बेल मिल जाएगी अगर वो बेल फर्निश करे, ठीक है। अब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द लिमिटेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 आर इन एडिशन टू लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर CRPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ बेल। क्लॉज 2 में जो स्ट्रिक्ट रूल्स दिए गए हैं बेल्स के लिए वो एडिशनल रिस्ट्रिक्शन है CRPC और दूसरे लॉज में दिए गए बेल्स रूल के ऊपर। सिंपल सी बात समझेंगे हम इस सेक्शन की, सेक्शन 59A बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंस, कुछ ऐसे केसेस की बात कर रहा है जो नॉन बेलेबल होंगे इस एक्ट के अंतर्गत। वैसे तो सभी ऑफेंसेस बेलेबल हैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं जिनमें बेल नहीं मिलेगी। जो सेक्शन 59 है हमारा, ठीक है, ये है बेलेबल ऑफेंस के लिए, और सीरियस केसेस जो होंगे वो आ जाएंगे 59A में, वो होंगे नॉन बेलेबल के लिए। सेक्शन 49A और सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 और क्लॉज बी ए और क्लॉज बी को ये टारगेट कर रहा है मेनली, ठीक है, विद जिसमें 50 वर्ग लीटर से ज़्यादा की लिक्विड प्राप्त हो रहा है। एंटिसिपेटरी बेल अलाउड नहीं है, बेल तभी मिलेगी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके अपोज में एप्लीकेशन लगाएगा या कोर्ट सेटिस्फाई हो कि एक्यूज गिल्टी नहीं है। कस्टडी की टाइम लिमिट जो है वो 60 दिन है और कुछ केसेस में 120 दिन है। उसके बाद अगर 60 दिन या फिर कुछ केसेस में 120 के दिन के अंतर्गत चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो एक्यूज को बेल मिल जाएगी। ये रूल्स CRPC के नॉर्मल बेल रूल्स के अलावा एक्स्ट्रा स्ट्रिक्टनेस लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 59A। आगे देखेंगे, अब सेक्शन 60 यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 61, लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस, ठीक है, प्रोसिक्यूशन की लिमिटेशन दी गई है हमें सेक्शन 61 में। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल, कोई भी कोर्ट इस एक्ट के ऑफेंसेस का संज्ञान नहीं लेगा, इस केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक नहीं सुनेगा जब तक नीचे दिए गए कंडीशंस पूरे ना हों। Under section 37, 38, 38A, 39, except on a complaint or report of the collector or an excise officer not below the rank of district excise officer as may be authorized by the collector in this behalf। तो केस सिर्फ अगर ऑफेंस सेक्शन 37, 38, 38A और 39 के अंतर्गत आते हैं तो केस तभी शुरू होगा जब कंप्लेंट या रिपोर्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर या उससे ऊपर के रैंक का एक्साइज ऑफिसर जो कलेक्टर के द्वारा ऑथराइज्ड हो रिपोर्ट करे। और क्लॉज बी क्या बोल रहा है, अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस एक्ट अदर देन सेक्शन 49 एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट ऑन रिपोर्ट ऑफ एन एक्साइज ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर। अगर ऑफेंस एक्ट के किसी और सेक्शन के अंतर्गत आता है सेक्शन 49 को छोड़कर,
तो केस तभी शुरू होगा जब कंप्लेंट या रिपोर्ट एक एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर करे। और सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट विद द स्पेशल सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, no judicial magistrate shall take cognizance of any offence punishable under this act or any rule or order made thereunder unless the prosecution is instituted within 6 months from the date on which the offence is alleged to have been committed। सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन नहीं मिली है तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस एक्ट के ऑफेंसेस या उसके रूल्स या ऑर्डर के ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि प्रोसिक्यूशन यानी कि केस फाइल करना 6 महीने के अंदर ना हो, जिस दिन से ऑफेंस हुआ है उस दिन के काउंटिंग के बेसिस पर। सिंपल सी बात है, सेक्शन 61 जो है वो लिमिट सेट करता है प्रोसिक्यूशन की। स्पेशल ऑफिसर्स ही केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 37, 38, 38A और सेक्शन 39। कंप्लेंट रिपोर्ट सिर्फ कलेक्टर या ऑथराइज डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर करेगा। सेक्शन 49 को छोड़कर बाकी सेक्शन की जो कंप्लेंट होगी या रिपोर्ट होगी सिर्फ एक्साइज ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी। और टाइम लिमिट क्या है, कंप्लेंट प्रोसिक्यूशन 6 मंथ्स के अंदर फाइल होना ज़रूरी है, वरना केस नहीं चलेगा जब तक स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन ना हो। ठीक है, और लास्ट सेक्शन देखेंगे हम इस चैप्टर का, सेक्शन 61, टेंडर ऑफ पार्डन टू एक्यूज्ड पर्सन टर्निंग अप्रूवर। एक्यूज्ड को क्षमा देकर गवाह बनाना। Whoever 2 or more persons are prosecuted for an offence under this act, the chief judicial magistrate or any magistrate of the first class inquiring into or trying the offence may, for the reason to be recorded in writing by him, tender to any accused person a pardon on condition of his making a full and true disclosure of all facts connected with the offence। क्या बोल रहा है सेक्शन 61A, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग इस एक्ट के ऑफेंसेस के लिए ट्रायल में हों तो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो केस देख रहा हो या ट्रायल कर रहा हो, अगर वो अपने रीजंस लिखित में रिकॉर्ड कर दे तो वो किसी एक एक्यूज को क्या कर सकता है, माफ़ी दे सकता है, पार्डन दे सकता है। ये माफ़ी तभी मिलेगी, कौन सी कंडीशन पर मिलेगी, जब वो एक्यूज पूरे सच सब फैक्ट्स डिस्क्लोज करे जो ऑफेंस से कनेक्टेड हैं, यानी कि सारा सच बता दे। तो सिंपल सी बात है, अगर एक केस में 2 या फिर 2 से ज़्यादा एक्यूज हैं तो जो मजिस्ट्रेट होंगे CJM या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक एक्यूज को माफ़ कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि एक्यूज को सब सच बताना होगा, किसने किया, ऑफेंस कैसे हुआ और कंप्लीट डिस्क्लोजर देना होगा। जो एक्यूज माफ़ होकर सच बोलता है उसको अप्रूवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अप्रूवर बोला जाता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं कि 1 अगस्त से MP ADPO की बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। आप क्लासेस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस बिल्कुल फ्री है। सब कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं, जैसे हमारे 4-5 एक्ट हो जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।